ज्योति और मैं आपको पढ़ा रही हूँ फंडामेंटल फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट। इसमें फंडामेंटल में हमने पहले पढ़ चुके हैं वाइटल साइन में हमने रेस्पिरेशन, टेम्परेचर और पल्स पढ़ चुके हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर में हम सबसे पहले देखेंगे डेफिनेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, इंट्रोडक्शन देखेंगे ब्लड प्रेशर का, डायस्टोलिक सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है वो देखेंगे, और साथ ही साथ देखेंगे पल्स प्रेशर क्या होता है। इसके बाद हम देखेंगे मेन आर्ट्रियल ब्लड प्रेशर क्या होता है, कौन कौन से फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं ब्लड प्रेशर को, और जो टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है ब्लड प्रेशर में वो सब आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। तो ब्लड प्रेशर वो होता है आर्टरी में जो ब्लड फ्लो होता है, उस ब्लड के थ्रू जो आर्टरी पे प्रेशर लगाया जाता है या फिर आर्टरीज वॉल पे जो प्रेशर लगाया जाता है वही ब्लड प्रेशर होता है। सीधा सा मतलब है कि ब्लड के थ्रू जो आर्टरी की वॉल पे प्रेशर लगाया जाता है उसे ब्लड प्रेशर कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे कि ब्लड प्रेशर को किससे मेज़र करते हैं, ब्लड प्रेशर की यूनिट क्या होती है, कौन सा साउंड फील कर सकते हैं, और कहाँ से रेगुलेट होता है ब्लड प्रेशर। तो जो इक्विपमेंट यूज़ लिया जाता है ब्लड प्रेशर को मेज़र करने के लिए उसे स्पेग्नोमेनोमीटर बोला जाता है, और जो यूनिट होती है ब्लड प्रेशर की वो होती है mm/Hg। इसके बाद जो साउंड जब हम ब्लड प्रेशर लेते हैं तो जो साउंड सुनने को मिलता है वो कोर्टकॉफ साउंड सुनने को मिलता है। सॉरी गाइस, यहाँ स्पेलिंग में मिस्टेक है, यहाँ पे आएगा कोर्टकॉफ साउंड। कि जब हम ब्लड प्रेशर देखेंगे और स्टेथोस्कोप के थ्रू हम जब साउंड सुनेंगे तो वो जो साउंड की वॉइस है, जो साउंड है वो कॉफ जैसी साउंड सुनाई देगी। इसके बाद है जो रेगुलेट करता है, जो सेंटर होता है वो मेडुला ऑब्लांगेटा है। इससे पहले हमने रेस्पिरेशन में भी पढ़ा था कि रेस्पिरेशन को जो रेगुलेट करता है वो मेडुला ऑब्लांगेटा है, और ब्लड प्रेशर को भी जो रेगुलेट करता है वो मेडुला ऑब्लांगेटा है। इसके बाद आता है डायस्टोलिक, सिस्टोलिक एंड पल्स ब्लड प्रेशर। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है, जो हाईएस्ट डिग्री होती है। जब हम ब्लड प्रेशर लेते हैं तो जो हाईएस्ट पे जो ब्लड प्रेशर हमारा आता है उसे हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि हाईएस्ट डिग्री ऑफ ब्लड प्रेशर जो कि ब्लड के द्वारा ब्लड वेसल्स पे जो प्रेशर लगाया जाता है ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल, यानी कि ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर जब डायलेट होता है, जब वेंट्रिकल्स डायलेट होता है और कॉन्ट्रैक्ट होता है, उस टाइम पे जो ब्लड के थ्रू आर्टरी के वॉल्स पे जो प्रेशर लगाया जाता है और जो प्रेशर हाईएस्ट आता है, जो हाईएस्ट डिग्री आती है उसे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। इसके बाद आता है कि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है लोएस्ट ब्लड प्रेशर, जो कि रेस्टिंग पीरियड पे हमें देखने को मिलता है कि जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है और रेस्ट कंडीशन में होता है, तो जब वो ब्लड प्रेशर होता है उसे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। सिस्टोलिक में तो हाईएस्ट ब्लड प्रेशर होता है कि जब हार्ट पंप कर रहा है तो उस टाइम जो ब्लड प्रेशर होता है वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है।
एंड डायस्टोलिक में जब रेस्टिंग के टाइम पे वेंट्रिकल्स रेस्टिंग के टाइम पे है और उस टाइम हम ब्लड प्रेशर देखेंगे तो जो ब्लड प्रेशर हम मेज़र करेंगे उसे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहेंगे। अब आता है पल्स प्रेशर। तो पल्स प्रेशर क्या होता है? सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है, उसे पल्स प्रेशर कहते हैं। जैसे कि सिस्टोलिक हाईएस्ट नॉर्मली देखा जाता है 120 और डायस्टोलिक नॉर्मली देखा जाता है 80। तो 120 में से 80 का डिफरेंस निकालेंगे तो 40 आएगा। तो ये जो 40 mm ऑफ Hg आया है ये होगा पल्स प्रेशर। इसके बाद आता है मेन आर्ट्रियल ब्लड प्रेशर। कि मेन आर्ट्रियल ब्लड प्रेशर क्या होता है? तो एवरेज ब्लड प्रेशर इज प्रेजेंट इन आर्टरी। कि एक एवरेज जो प्रेशर प्रेजेंट होता है आर्टरी में उसे हम मेन आर्ट्रियल ब्लड प्रेशर कहते हैं। इसे देखने के लिए या फिर इससे कैलकुलेट करने के लिए दो फॉर्मूलाज है। एक तो है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस 1/3 इंटू पल्स प्रेशर। इसके थ्रू मेन आर्ट्रियल ब्लड प्रेशर को मेज़र किया जा सकता है। और एक सेकंड फॉर्मूला है कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस 2 इंटू डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बाई 3। इससे भी मेन आर्ट्रियल ब्लड प्रेशर देखा जा सकता है। इसके बाद आते हैं कि कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं ब्लड प्रेशर को। तो एज में जैसे कि कोई बच्चा है तो उसका ब्लड प्रेशर कम होगा, एडल्ट का ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा और फिर एडल्ट से ज़्यादा होगा ओल्ड एज में। ओल्ड एज में सबसे ज़्यादा ब्लड प्रेशर होगा किसी पर्सन का, एडल्ट में ओल्ड एज के कंपेयर में कम होगा और चाइल्डहुड में एडल्ट के कंपेयर में बहुत कम होगा। इसके बाद आता है सेक्स या फिर हम बोल सकते हैं जेंडर। तो बिफोर प्यूबर्टी बॉयज़ एंड गर्ल्स इक्वल होते हैं, इनका ब्लड प्रेशर सेम होता है, लेकिन आफ्टर प्यूबर्टी मेल्स का ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है फीमेल्स के कंपेयर में। इसके बाद आता है बॉडी बिल्ड। तो हायर इन ओवरवेट पर्सन ऑफ सेम एज ग्रुप। तो जिनका वेट ज़्यादा होगा यानी जो ओबेस पर्सन होगा उनमें ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा। उन्हें शिकायत भी रहती है कि हमें हाइपरटेंशन है। तो उनका जो जिनका वेट ज़्यादा होगा उनमें ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा होगा। इसके बाद आता है टाइम ऑफ द डे। टाइम ऑफ द डे मतलब है कि इवनिंग में, मॉर्निंग में या नाइट में कब ज़्यादा होता है ब्लड प्रेशर। तो सबसे ज़्यादा इवनिंग टाइम में ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है। अब इवनिंग टाइम में ब्लड प्रेशर क्यों ज़्यादा होता है कि मॉर्निंग टाइम में तो पर्सन कोई काम नहीं करता है, कोई एक्सरसाइज नहीं करता है, वो सुबह सुबह उठता है तो वो किसी तरह की कोई एक्टिविटी नहीं करता। लेकिन इवनिंग टाइम पे वो पूरा दिन भर जो एक्टिविटी करता है और इवनिंग टाइम पे भी वो बहुत ज़्यादा एक्टिविटी करता है, कोई ना कोई काम करता रहता है। तो इवनिंग टाइम में अगर एक्सरसाइज या फिर कोई भी एक्टिविटी वो ज़्यादा करेगा तो उसका ब्लड प्रेशर इवनिंग टाइम में ज़्यादा होगा और मॉर्निंग टाइम में कम होगा। और फिर नाइट टाइम में सबसे कम क्यों होता है? क्योंकि वो रेस्ट की कंडीशन में जा रहा होता है कि वो फिर कोई एक्टिविटी नहीं करता है नाइट टाइम में, इसकी वजह से नाइट टाइम में सबसे कम ब्लड प्रेशर होगा। इसके बाद होगा एक्सरसाइज। मस्कुलर एक्सरसाइज विल अराइज द ब्लड प्रेशर। जैसे मैंने पहले बताया कि अगर एक्सरसाइज करेंगे या फिर कोई भी एक्टिविटी करेंगे तो वो हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर देगा। इसके बाद आता है पेन। सीवियर पेन जो होता है वो परमानेंट नहीं लेकिन टेम्परेरी हमारा ब्लड इंक्रीज कर देता है। इसके बाद आता है इमोशंस जैसे कि फियर, एक्साइटमेंट, एंजाइटी और भी बहुत सारे इमोशंस होते हैं जो कि हमारे ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देता है। पोस्चर में हम देखेंगे स्टैंडिंग,
सिटिंग और लाइनिंग। जब हम सुपाइन पोजीशन में होते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, और सिटिंग पोजीशन में हमारा ब्लड प्रेशर सुपाइन पोजीशन से थोड़ा कम होगा, और स्टैंडिंग पोजीशन में हमारा ब्लड प्रेशर बहुत कम होगा। ये पोजीशन देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम ब्लड प्रेशर लेते हैं तो वो पर्सन की पोस्चर या पोजीशन मैटर करती है ड्यूरिंग ब्लड प्रेशर, कि हम जब ब्लड प्रेशर ले रहे हैं तो वो किस पोजीशन में है ये मैटर करता है, और उसी के अकॉर्डिंग हमारा ब्लड प्रेशर आता है। तो अगर कोई पर्सन है वो सडनली खड़ा हो रहा है और तो उसका जो ब्लड प्रेशर है वो थोड़ा डिक्रीज हो जाएगा, और उसे हम जो टर्मिनोलॉजी उसके लिए यूज़ करते हैं वो होती है ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन होता है कि व्हेन द सडनली डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर ऑन द स्टैंडिंग पोजीशन। अगर कोई पर्सन खड़ा और उसका अचानक से ब्लड प्रेशर कम हो गया है तो उसके ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन बोलते हैं। इसके बाद आता है ड्रग। तो कुछ ड्रग्स है जो कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज भी करती है, कुछ ड्रग्स है जो ब्लड प्रेशर को डिक्रीज भी करती है। तो जैसे कि एंटी हाइपरटेंशन ड्रग्स होती है वो बीपी को डिक्रीज करता है, और कुछ ड्रग्स जैसे कि एड्रेनलिन और डोपामाइन ये ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है। फिर आता है हेमरेज। हेमरेज जो होता है, हेमरेज मतलब होता है कि ब्लड लॉस हो रहा है हमारी बॉडी से। तो हेमरेज ब्लड लॉस होगा तो सीधी सी बात है कि बॉडी से जब ब्लड बाहर जाएगा तो जो आर्टरी में प्रेशर है वो प्रेशर डिक्रीज होगा, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज होगा। फिर आएगा डिजीज़ कंडीशन। किडनी, अगर किसी पर्सन को किडनी की कोई डिजीज़ है तो उस टाइम पे इंक्रीज़ हो जाएगा ब्लड प्रेशर, और हाइपोथायराइडिज्म है तो ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ हो जाएगा। इसके बाद कुछ टर्मिनोलॉजी है, जैसे कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो देखे जाता है वो 120/80 mm/Hg होता है नॉर्मल अगर हम देखें तो। और पेरिफेरल ब्लड प्रेशर देखें तो जो सिस्टोलिक होता है वो 120 to 139। जो सिस्टोलिक बता रही हूँ मैं पहले, 120 से 139 तक सिस्टोलिक हो सकता है, और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 80 से 89 mm/Hg हो सकता है। इसके बाद हाइपरटेंशन का मतलब होता है कि 120/80 से अबव अगर ब्लड प्रेशर आ रहा है तो उसे हाइपरटेंशन करेंगे। इसकी हाइपरटेंशन की नॉर्मल रेंज क्या होगी? 140/90 mm/Hg। इसके बाद एक और टर्मिनोलॉजी आती है हाइपरटेंशन क्राइसिस। हाइपरटेंशन क्राइसिस मतलब होता है कि बहुत ही ज़्यादा ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाना। इसके अगर हाइपरटेंशन क्राइसिस होता है तो किसी पर्सन की डेथ की कंडीशन भी आ सकती है, आर्टरी रेप्चर भी हो सकती है। तो जो हाइपरटेंशन क्राइसिस का जो प्रेशर होता है वो होता है 200/110 mm/Hg होता है। इसके बाद होता है हाइपोटेंशन मतलब होता है कि नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है उससे कम ब्लड प्रेशर अगर मेजर हो रहा है तो उसे हम हाइपोटेंशन बोलेंगे। तो 90/60 mm/Hg हाइपोटेंशन की कंडीशन होती है अगर किसी पर्सन का 90/60 mm/Hg ब्लड प्रेशर आ रहा है तो वो हाइपोटेंशन की कंडीशन में है। इसके बाद एक आता है शॉक की कंडीशन कि कोई बोलता है कि शॉक की कंडीशन में ये पेशेंट शॉक की कंडीशन में है, तो उसका
ब्लड प्रेशर कितना होता है, तो उसका ब्लड प्रेशर होता है वो 90 से भी बिलो चला जाता है, कि हाइपोटेंशन से भी नीचे जब ब्लड प्रेशर आता है तो उसे शॉक की कंडीशन कहते हैं। इसके बाद आता है कि कहाँ कहाँ से हम ब्लड प्रेशर ले सकते हैं, कि कहाँ कहाँ से हम मेज़र कर सकते हैं कि ब्लड प्रेशर हम ले सकते हैं, कौन कौन सी आर्टरी से। तो फर्स्ट है कि जो हमारी आर्म होती है, जो हमारी मिड आर्म होती है, तो वहाँ पे जो ब्रेकियल एल्बो के पास जो ब्रेकियल आर्टरी होती है, वहाँ से हम ब्लड प्रेशर मेज़र करेंगे। इसके बाद है मिड थाई। मिड थाई में जो पॉप्लिटियल आर्टरी होती है, वहाँ से हम ब्लड प्रेशर मेज़र करेंगे। और उसके बाद आती है मिड टिबियल जो साइट होती है, वहाँ पे डोर्सल पेडिलिस जो आर्टरी प्रेजेंट होती है, वहाँ से हम ब्लड प्रेशर मेज़र कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, आज का टॉपिक यहीं एंड होता है, और इसके साथ साथ हमारा वाइटल साइन जो टॉपिक है वो भी एंड होता है। आपको अगर कोई डाउट हो या फिर आपको किसी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए हो तो आप हमसे कॉन्टेक्ट करें।